अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सिंध एमडीकेट 2022 का जो एमडीकेट का पेपर है उसके बायोलॉजी के पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस हैं उनकी करेक्ट की देखेंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग एमडीकेट बायोलॉजी भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें कह रहा है कि हेपाटाइटिस इस कास्प है। हमारे पास हेपाटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होती है जो कि हमारे पास वायरस काज करता है, मतलब कि हमारे पास हेपाटाइटिस एक वायरल डिजीज़ होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारे पास है ई वायरस। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में हमें कह रहा है सिफिलिस इज काज्ड बाय अ बैक्टीरिया कॉल्ड एज। कह रहा है कि हमारे पास सिफिलिस जो कि एक हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है वो हमारे पास एक बैक्टीरिया काज करता है, उसका नाम बताएं। तो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रिपोनीमा पैलिडियम। तो हमारे पास ट्रिपोनीमा पैलिडियम वो हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया है जो कि हमारे पास सिफिलिस काज करवाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास कह रहा है प्रेजेंस ऑफ रेमिनेंट्स ऑफ पेल्विक गिर्डल इन व्हेल एंड स्नेक although they never have legs shows evidence from। कह रहा है कि हमारे पास जो वेल है या फिर स्नैक्स हैं उनके अंदर हमारे पास पेल्विक गिर्डल के रेमिनेंट्स की प्रेजेंस है, मतलब कि उनके अंदर पेल्विक गिर्डल मौजूद है, हालांकि उनके अंदर लेग्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पेल्विक गिर्डल होता है उसका काम यही होता है कि लेग्स को वो होल्ड करता है। तो क्योंकि हमारे पास कह रहा है कि जो वेल्स हैं या स्नैक्स हैं उनके अंदर हालांकि कोई लेग्स भी नहीं है फिर भी उनके अंदर पेल्विक गिर्डल है। क्यों है? देखिए हमारे पास लेग्स नहीं है उसके बाद भी पेल्विक गिर्डल है, हालांकि इसका काम लेग्स को होल्ड करना है, फिर भी ये मौजूद है हालांकि लेग्स नहीं है। उसका मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ये किसी काम का नहीं है, वैसे ही इनके अंदर मौजूद है। और आप सबको ये पता होगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स ही वो ऑर्गन्स होते हैं जो अपना जो पोजेसर होता है, मतलब जिसके अंदर वो मौजूद है, उनके लिए किसी काम के नहीं होते बट फिर भी वो परसिस्ट करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पेल्विक गिर्डल हालांकि किसी काम का नहीं है उसके बावजूद भी वो मौजूद है। उसका मतलब कि ये क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स की एविडेंस है। वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो किसी काम के नहीं होते अपने पोजेसर के लिए, बट ये उनके जो एंसेस्टर्स थे उनमें वो काम के थे, पर जैसे ही वक्त चलता गया उनका काम ख़त्म होने लगा और वो अब रिड्यूस फॉर्म में परसिस्ट करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट। कह रहा है कि हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या लिबरेट करते हैं। देखिए हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं अनलाइक प्लांट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही हमारे पास यूज़ करते हैं हाइड्रोजन डाइसल्फाइड इंस्टेड ऑफ वाटर। क्योंकि हाइड्रोजन डाइसल्फाइड यूज़ करते हैं तो जब लिबरेट करते हैं ये हमारे पास सल्फ़र लिबरेट करते हैं, जैसे प्लांट्स ऑक्सीजन करते हैं, क्योंकि इनमें वाटर की जगह पे हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है तो उसकी वजह से ये सल्फ़र लिबरेट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी सल्फ़र। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल, इम्परमिएबल, सब परमिएबल या नॉन परमिएबल। देखिए हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब कि ये कुछ सब्सटेंस को अलो करती है टू पास थ्रू और कुछ सब्सटेंसेस को नहीं करती, फिर वो डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उसका मतलब ये क्या है, हमारे पास सिलेक्टिवली परमिएबल है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अमाउंट वेरीज फ्रॉम। कह रहा है कि हमारे पास जो वाटर है उसका अमाउंट कितना होता है, ये हमारे पास होता है 70 to 90%, जो कि डी ऑप्शन है। उसके बाद हमें कह रहा है कि द फेज इन विच बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन एंड सेमील्यूनर वॉल्स क्लोज विच प्रोड्यूस सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको हम डब या डब कहते हैं, इस फेज़ को क्या कहा जाता है। देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हमें कह रहा है कि बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स ओपन है और सेमील्यूनर वॉल्स हमारे पास क्लोज हैं और इस फेज़ के दौरान हमारे पास सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सा फेज़ है? देखिए हमारे पास जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्स वो वॉल्स होते हैं जो कि हमारे पास किसके दरमियान होते हैं, जो हमारे पास एट्रियास होते हैं और वेंट्रिकल्स होते हैं उनके दरमियान ये वॉल्स होते हैं। ये हमारे पास क्लोज, ये हमारे पास क्या है, ये ओपन है। उसका मतलब कि हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं वो उनकी फिलिंग हो रही है तभी ये ओपन है, और वेंट्रिकल्स की जो फिलिंग होती है वो वेंट्रिकुलर डायस्टली फेस में होती है और उसी फेस के दौरान ही हमारे पास सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब होता है एक्चुअली क्या है कि हमारे पास जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टली एंड होता है
तो उसके दौरान हमारे पास जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल से निकल के जो एओर्टा होता है उसके अंदर जाता है। तो जैसे ही वो एओर्टा के अंदर जाता है तो एओर्टा के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए अब यहाँ पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं वो हो जाते हैं क्लोज, ताकि हमारे पास एओर्टा से वापस वेंट्रिकल में ब्लड ना जाए। तो जैसे ही वो वॉल्व्स हमारे पास क्लोज होते हैं तो हमारे पास जो वेंट्रिकल्स और एट्रिया के दरमियान जो वॉल्व्स होते हैं, कौन से वॉल्व्स जो होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, ये ओपन हो जाते हैं और उसी फेज़ को हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टली, जो कि सिस्टली जैसे ही ख़त्म होता है शुरू हो जाता है। और इसी फेज़ के दौरान ये जो हमारे पास सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं इनका क्लोजर के दौरान जो आवाज़ आता है उसी को सेकंड हार्ट साउंड कहते हैं, जो कि एक्चुअली वेंट्रिकुलर डायस्टली के दौरान आता है, जब हमारे पास ये वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं आफ्टर द एंड ऑफ सिस्टली, और वो वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं जो कि होते हैं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये हमारे पास होगा इसका करेक्ट आंसर बी, वेंट्रिकुलर डायस्टली। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स। कह रहा है कि हमारे पास जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स है, जो कि कहता है कि जो जीन्स हैं, अलग अलग जीन्स, उनके अंदर जो मतलब कि एलील का जो पेयर होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, अलग होते हैं। तो उसका रेशियो बताएं, जो कि होता है 9:3:3:1, दैट इज़ सी ऑप्शन। उसके बाद है फ्रायोज एंड ग्लिसरॉल इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ। अब ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सबसे पहले, अगर आपको ये क्वेश्चन क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है, ये कहीं पे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया, आप खुद ही सोच के देखें कि इसका कौन सा आंसर सही होना चाहिए। देखें फ्रायोज और ग्लिसरॉल। फ्रायोज क्या होता है? फ्रायोज हमारे पास मोनोसेक्राइड होता है जिसके अंदर 3 कार्बन्स होते हैं, मतलब ये मोनोसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट है एक टाइप का। जबकि ग्लिसरॉल क्या होता है? ये अल्कोहल होता है, ये एक अल्कोहल है। और ये एक हमारे पास ट्रायोज जो कि एक मोनोसेक्राइड है, जो कि या एल्डोज हो सकता है या हमारे पास कीटोज हो सकता है, मतलब ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है, और ये अल्कोहल है। अब देखिए मोनोसेक्राइड और अल्कोहल से क्या बन सकता है? कार्बोहाइड्रेट तो बनेगा नहीं, सीधी सी बात है। अल्कोहल से का तो ताल्लुक ही नहीं होता कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन में। प्रोटीन है, उसमें भी कोई ताल्लुक नहीं है। लिपिड है, लिपिड तो हमारे पास हमें पता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनते हैं, ट्रायोज का ताल्लुक नहीं है वहाँ पे। फैटी एसिड और दूसरा है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के अंदर भी हमारे पास ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड होते हैं। तो उसका मतलब कि एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो सकता है, बाकी चारों गलत है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ही फैटी एसिड। अगर आपको नहीं भी आता फैटी एसिड, फिर भी आप जब दूसरे ऑप्शंस को देखेंगे तो सारे ऑप्शंस गलत हैं, एक यही फैटी एसिड सही बन रहा है। और जब आपको देखेंगे फैटी एसिड की सिंथेसिस, तो उसके अंदर ये जो ट्रायोज है जो कि एक 3 कार्बन मोनोसेक्राइड है, और वो जो ग्लिसरॉल है जो कि एक अल्कोहल है, 3 कार्बन अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। तो इन दोनों का रोल होता है जब फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है, तो उसके अंदर डिफरेंट पाथवेज के अंदर ये यूटिलाइज होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फैटी एसिड या डी ऑप्शन। उसके बाद हमें कह रहा है दे आर इनहिबिटर्स ऑफ द की एंजाइम्स इन द नर्वस सिस्टम। इनमें से वो कौन से हैं जो कि हमारे पास नर्वस सिस्टम के की एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ई है। ये बुक की लाइन के अंदर लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक तो होता है पेस्टिसाइड DDT, और दूसरा हमारे पास पैराथियोन। ये हमारे पास क्या होते हैं? एक्चुअली पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि हमारे पास जो नर्वस सिस्टम के एंजाइम्स होते हैं उनको इनहिबिट करते हैं। फिर प्लांट हार्मोन्स विच आर एसोसिएटेड विद अपाइकल डोमिनेंसेस। अब देखिए अपाइकल डोमिनेंस क्या होता है? अपाइकल डोमिनेंस जो होता है इसका मतलब होता है कि जो अपाइकल बर्ड्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, वो लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं। उसका मतलब कि अपाइकल बर्ड्स डोमिनेंट हैं। तो ये जो फिनोमिनन होता है एक हार्मोन की वजह से होता है जो कि ऑक्सिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑक्सिन। उसके बाद हमारे पास कह रहा है बोलस, क्वेश्चन नंबर 12 में, एंटर्स द ईसोफेगस नॉट थ्रू द ट्रेकिया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब देखिए हमारे पास जो बोलस है फेरिंक्स से डायरेक्ट ईसोफेग, मतलब हम जैसे ही स्वेलो करते हैं तो वो हमारे पास ईसोफेगस में जाता है, ट्रेकिया में नहीं जाता। क्यों? देखिए हमारे पास जैसे हम स्वेलो करते हैं तो हमारे पास उसके लिए 2 रास्ते होते हैं। एक तो वो हमारे पास फेरिंक्स में जा सकता है, दूसरा फेरिंक्स में अगर जाएगा तो आगे ईसोफेगस में जाएगा, और दूसरा हमारे पास उससे आगे लेरिंग्स पड़ी होती है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिससे आगे ट्रेकिया है। तो अगर वो उसमें चला जाए तो वो ट्रेकिया में चला जाएगा। तो हमारे पास होता क्या है? वो लेरिंग्स के अंदर नहीं जाता, फेरिंग्स के अंदर ही जाता है, ईसोफेगस के अंदर ही जाता है। बिकॉज क्या होता है कि हमारे पास जो लेरिंग्स होता है इसके अंदर यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को ग्लॉटिस, वो जो ग्लॉटिस होती है वो ओपनिंग होती है। तो उसके ऊपर ड्यूरिंग स्वेलिंग एक फ्लैप
आ जाता है, एक ढक्कन आ जाता है जिसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस, और वो ओपनिंग जिसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, लेरिंग्स की ओपनिंग, उसको कर देता है क्लोज, ताकि फूड हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में जाए, ना कि हमारे पास लेरिंग्स से ट्रेकिया रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर जाए। उसका करेक्ट आंसर होगा एपिग्लॉटिस, सी ऑप्शन। उसके बाद कह रहा है जो नेट एटीपी प्रोड्यूस होते हैं एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस वो कितने होते हैं, तो ये हमारे पास जो नेट एटीपी गेन होता है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस वो 2 ATPs का होता है, जो कि ऑप्शन ए। वैसे 4 बनते हैं पर वो 2 इनिशियल फेज में यूटिलाइज होते हैं, तो इसलिए नेट गेन हमारे पास होता है 2 का। फिर कह रहा है क्लास ट्रबेलेरिया, ट्रेमेटोड और ये जितनी भी क्लासेस हैं ये कौन से फाइलम से ताल्लुक़ रखती हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ई प्लेटीहेल्मिन्थस, जो कि फ्लैटवर्म्स होते हैं। ये सारी क्लासेस इसी फाइलम से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके बाद है स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली, तो ये हमारे पास जो पोएसी फैमिली है, डी ऑप्शन, जिसको क्रॉस फैमिली कहा जाता है, तो ये जो स्पाइकलेट इन्फ्लोरेसेंस होती है ये इसी फैमिली के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद है ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय, हर मायोसिन के अराउंड कितने हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। मायोसिन थिक फिलामेंट होता है, उसके अराउंड डिफरेंट थिन फिलामेंट्स अरेंज होते हैं जिनको एक्टिन कहा जाता है, एक्टिन फिलामेंट्स। तो ये हर मायोसिन के अराउंड 6 होते हैं, जबकि हर एक्टिन के अराउंड 3 मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये कह रहा है सिंथेसिस ऑफ डाइसैकराइड बाय कंडेंसेशन ऑफ 2 ग्लूकोज ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिलेटिक लिंकेज टू फॉर्म, हमारे पास कह रहा है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो कौन सा डाइसैकराइड बनता है। अब देखिए हमारे पास जब 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज बनता है, जो कि ई ऑप्शन है। बाकी भी आपको पता होने चाहिए, जैसे ग्लूकोज से फ्रक्टोज मिलेगा तो हमारे पास सक्रोज बनता है, जबकि हमारे पास गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो लैक्टोज बनता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वाइट आइड ट्रेट इन ड्रोसोफिलिया इज ड्यू टू, कह रहा है कि हमारे पास जो ड्रोसोफिलिया के अंदर वाइट आइड वाला जो कैरेक्टर है, ट्रेट है, वो क्यों होता है। लिंकेज, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, जीनोम, जीन पूल। देखिए हमारे पास यूजुअली जो ड्रोसोफिलिया होते हैं उनमें जो नॉर्मल फिनोटाइप होता है वो होता है रेड आइड। वाइट आइड जो होता है इनकी जो आई का कलर है स्ट्रेट के लिए, ये जो एक फिनोटाइप है जिसको हम कह रहे हैं वाइट आई कलर, ये जो कलर है ये एक फिनोटाइप है। ये हमारे पास क्या है, एक म्यूटेंट फिनोटाइप है। मतलब नॉर्मली ऐसा नहीं होता, म्यूटेशन की वजह से हमारे पास वाइट आइज हो जाती हैं। मतलब कि नॉर्मल फिनोटाइप फॉर द ट्रेट आई कलर इज़ रेड, बट हमारे पास जो म्यूटेंट फिनोटाइप है फॉर द ट्रेट ऑफ आई कलर, वो कौन सा कलर है, वो हमारे पास है वाइट, जो कि म्यूटेशन को शो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। उसके बाद कह रहा है एंजाइम्स आर जनरली इनएक्टिवेटेड रैपिडली बाय एक्सपोजर टू यूवी हाई एंड आल्सो अल्फा बीटा रेस बिकॉज इट अल्टर्स द, कह रहा है कि डिफरेंट रेडिएशंस जो हैं उसकी वजह से एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या चेंज होती है एंजाइम की डिफरेंट रेडिएशंस की वजह से शेप चेंज हो जाती है, इसीलिए वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। बिकॉज एंजाइम की जो सारी स्पेसिफिसिटी होती है वो सारी डिपेंड इसी पे करती है, उसका एक्शन पूरा शेप पे डिपेंड करता है। तो अगर शेप ही अल्टर हो जाएगी तो एंजाइम इनएक्टिवेट ही हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है शेप, और ये भी बुक की लाइन में लिखा हुआ है। नंबर 20 के अंदर कह रहा है कि इन फ्रॉग new air drawn into buccopharyngeal cavity through nostrils and old air is retained under pressure in, कह रहा है कि हमारे पास buccopharyngeal cavity के थ्रू न्यू एयर जो होती है फ्रॉग के अंदर एंटर करती है, सही है। जबकि हमारे पास जो ओल्ड एयर होती है जो कि रिटेन होती है अंडर प्रेशर, वो कहाँ पे होती है, तो वो हमारे पास जो फ्रॉग के अंदर पुरानी एयर होती है, सही है। सारी एयर एक्सपेल नहीं होती, फ्रॉग से कुछ एयर रिटेन होती है, वो रिटेन होती है लंग्स के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। उसके बाद कह रहा है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, कह रहा है कि डीएनए के अंदर हमारे पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे स्टोर्ड होती है। देखिए हमारे पास जो डीएनए होता है, सही है, वो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, और उन्हीं न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के अंदर हमारे पास डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मौजूद होती है। तो हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड के ट्रिपलेट होते हैं, सही है। तो वो एक्चुअली जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हर ट्रिपलेट एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, और वही हमारे पास आगे चल के पूरी जो प्रोटीन की चेन है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड या कोडान क्या होता है, वो हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, सही है, जो कि हमारे पास जिसके फॉर्म में डीएनए की इन्फॉर्मेशन कोडेड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जेनेटिक कोड। उसके बाद कह रहा है पायरुविक एसिड इज द एसिड ऑफ डैश कार्बन, ये कितने कार्बन कंपाउंड का हमारे पास पायरुविक एसिड होता है, तो ये हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जो कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो बनता है।
एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होता है। अब प्लांट की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? प्लांट की सेल वॉल हमारे पास सेलुलोज से बनी हुई होती है। ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है प्लांट लाइक कैरेक्टर फाउंड इन यूग्लिना। यूग्लिना में कौन सा होता है हमारे पास प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक? ऑप्शन ए में कह रहा है पायरिनोइड, ये नहीं होता प्लांट के अंदर। सीलिया, ये भी नहीं होता। फोटोरिसेप्टर्स और फ्लेजिलम भी नहीं होता, और ये भी हमारे पास पेलिकल भी नहीं होता। उसके बाद हमारे पास करेक्ट जो आंसर हो जाएगा फोटोरिसेप्टर्स, जो कि हमारे पास प्लांट्स के अंदर भी होते हैं, हमारे पास यूग्लिना के अंदर भी होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फोटोरिसेप्टर। उसके बाद कह रहा है इट हैज़ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स दैट सीक्रेट रिलीजिंग एंड इनहेबिटिंग हार्मोन। कह रहा है कि इनमें से वो कौन सा ग्लैंड है जिसके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि रिलीजिंग एंड इनहेबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करते हैं। वो हाइपोथैलेमस होता है जिसके अंदर वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि रिलीजिंग और इनहेबिटिंग हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो कि जाके पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करके उसके हार्मोन की सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास कहाँ से रिलीज़ होते हैं? हाइपोथैलेमस से, ई ऑप्शन। उसके बाद इट इज़ सीट ऑफ ऑल कॉन्शियस एक्टिविटी। इनमें से कौन सा सारी कॉन्शियस एक्टिविटी का सेंटर होता है, सीट होता है? वो होता है कॉर्टेक्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ब्रेन का कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स वाला पार्ट, वही सारी कॉन्शियस एक्टिविटीज़ जो होशो हवास में हम करते हैं एक्टिविटीज़, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज। सेल की कॉमन एनर्जी करेंसी जो होती है वो कौन सी होती है? तो हमारे पास जो एनर्जी होती है उसकी जो कॉमन करेंसी होती है जो कि सेल जिस फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज़ करता है वो होती है ATP। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास सी। फिर स्कॉर्पोइड साइम इज़ फाउंड इन। ये हमारे पास स्कॉर्पोइड साइम और कुछ नहीं, एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। जब आप पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस के टाइप को तो उसमें हमारे पास एक टाइप है साइमोस इन्फ्लोरेसेंस, तो उसी के अंदर एक ये सब टाइप होता है स्कॉर्पोइड साइम। तो ये हमारे पास जो इन्फ्लोरेसेंस होती है ये हमें मिलती है देखने को कॉटन के अंदर। तो ये हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर हमारे पास दूसरा है कि बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला ऑल ओवर द सरफेस। कौन से बैक्टीरिया होते हैं जिनकी पूरी सरफेस पे फ्लैजिला होते हैं? तो वो हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कहा जाता है पेरिट्रिकस। क्या कहते हैं उनको? हम पेरिट्रिकस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद हमें कह रहा है कि हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम द ड्यूडिनल म्यूकोजा दैट चेंजेस द इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिनिस। हमारे पास जो ट्रिप्सिन होता है, सही है, वो एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन में रिलीज़ होता है, और जो पेनक्रियाटिक जूस ड्यूडिनियम के अंदर आता है उसके अंदर वो ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। तो ड्यूडिनियम की म्यूकोजा जो होती है उसी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको कहा जाता है एंटीरोकाइनेस, वही इसको एक्टिव करता है इनटू द ट्रिप्सिन। तो एंटीरोकाइनेस, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेल बिकम डेड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। सेल किस चीज़ की डिपोजिशन की वजह से डेड होते हैं? तो वो लिग्निन की डिपोजिशन होती है, सही है, उसी की वजह से सेल्स हमारे पास डेड होते हैं। जैसे हमारे पास स्क्लेरेन्काइमा है, उसके अंदर भी जब जो डेड टिश्यूज़ होते हैं उन क्यों होते हैं? बहुत ज़्यादा लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से। फिर है रेबीज़ इज काज बाय। रेबीज़ क्यों काज होता है? कौन सा वायरस होता है जो काज करता है? वो होता है रेब्डो वायरस, ऑप्शन डी। फिर एड्स के अंदर डी कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके लिए स्टैंड करता है? तो डेफिशिएंसी के लिए स्टैंड करता है, ऑप्शन सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो डी हमारे पास, डी स्टैंड्स फॉर डेफिशिएंसी। उसके बाद कह रहा है इट्स अ लूप ऑफ अ सेट ऑफ रिस्पॉन्स शोन बाय द इफेक्टर्स दैट वीकन द इफेक्ट ऑफ इनिशियल स्टिमुलस। कह रहा है कि हमारे पास ये एक रिस्पॉन्स है जो कि इफेक्टर शो करते हैं, जो कि हमारे पास इनिशियल स्टिमुलस है उसके इफेक्ट को कम कर रहा है, वीक कर रहा है। उसका मतलब कि हमारे पास जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास जो स्टिमुलस है उसके बिल्कुल क्या है? अपोजिट है, उसको कम कर रहा है, मतलब उसके अपोजिट है। तो जब इनिशियल स्टिमुलस के अपोजिट रिस्पॉन्स इफेक्टर प्रोड्यूस करें, उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग फॉलोइंग स्टेज। हमारे पास इनमें से कौन सा स्टेज है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होती है मियोसिस के अंदर? तो मियोसिस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा जो होती है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही होती है, क्योंकि ये वैरायटी देती है। तो ये क्रॉसिंग ओवर मायोसिस 1 जो होता है उसके प्रोफेज जो होता है, मतलब प्रोफेज 1, उसी का एक सब स्टेज है जिसको हम कहते हैं डिप्लोटीन। तो उसी के अंदर हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। उसके बाद कह रहा है कोएंजाइम कॉन्स्टिट्यूट अबाउट सर्टेन % ऑफ पोर्शन ऑफ एंटायर एंजाइम। कह रहा है कितना परसेंट जो हमारे पास कोएंजाइम कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी भी पूरे एंजाइम का? तो कोई भी कोएंजाइम एंजाइम का 1% ही होता है। तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, 1%। Each chain of DNA is formed by the union of many nucleotide by means of
हमारे पास जो डीएनए होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीमर होता है, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता है। तो सीधी बात है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, बॉन्ड बनेगा उनके बीच में। तो वो कौन सा बॉन्ड होता है वही पूछ रहा है, तो वो होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो कि ऑप्शन बी है। उसके बाद कह रहा है हमारे पास मिमोसा प्यूडिका शोज़, हमारे पास जो मिमोसा प्यूडिका होता है वो हमारे पास कौन सी इनमें से मूवमेंट शो करता है। ये सारी प्लांट की मूवमेंट के टाइप हैं, तो इनमें से हमारे पास जो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होती है, डी ऑप्शन, वो ये शो करता है प्लांट। अब इस मूवमेंट में क्या होता है, जैसे ही टच किया जाता है प्लांट को तो उसके जो लीव्स होते हैं सही वो बिल्कुल फोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल वो बंद हो जाता है प्लांट। तो ऐसी मूवमेंट को सिस्मोनास्टिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये जो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होती है जो कि मिमोसा प्यूडिका प्लांट शो कर रहा होता है, ये इसी वजह से होती है क्योंकि जैसे ही इसको हाथ लगाया जाता है तो टर्गर प्रेशर जो होता है इनके लीफलेट में वो बिल्कुल कम हो जाता है। उसके बाद हमारे पास कह रहा है जो मेंडल है उसने अपनी रिसर्च के लिए कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया। सबको पता है पी प्लांट, और वो कौन सा पी होता है वही ऑप्शन में पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहले ऑप्शन में कह रहा है एडिबल ई, दूसरे में गार्डन पी, बीन प्लांट, वाइल्ड पी, पीनट, सब में पी लिखा हुआ है, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गार्डन पी। ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन। उसके बाद हमें 40 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिस लिपिड इज़ द मोस्ट कॉमन अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स एंड एनिमल बॉडी। इनमें से कौन सी वो लिपिड है जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर। वो हमारे पास है जो असाइल ग्लाइसरोल, जिसके अंदर सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड होते हैं टाइप्स, जिनको हम फैट्स एंड ऑयल्स रेस्पेक्टिवली कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एनर्जी का सबसे रिचेस्ट जो सोर्स होता है, अबंडेंट सोर्स होता है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। जो लिपिड वो होता है असाइल ग्लाइसरोल। और अगर आपसे पूछे कि बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड, तो आप लिखेंगे फॉस्फोलिपिड, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। द ऑर्गन्स which performs same functions in different group of organisms but are different in their internal structure are called as। अब कह रहा है हमारे पास वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं पर उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। देखिए हमारे पास वो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब होमोलॉगस ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, बट उनकी जो इंटरनल जो उनका पूरा प्लान होता है उनमें कुछ हद तक रिजेम्बलेंस होती है और वो सेम फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, सिर्फ वो डिफरेंट होते हैं कुछ हद तक। आप और सबके अंदर वो मौजूद होते हैं, डिफरेंट होते हैं, बट उनका फंक्शन सेम होता है, उनका बेसिक प्लान सेम होता है। तो वो होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर द हार्ड पार्ट ऑफ सीड इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अब देखिए हमारे पास जो सीड है उसके जो हार्ड पार्ट है वो इनमें से कौन से टिश्यू सेल्स की वजह से होता है। तो देखिए हमारे पास कोलेनकाइमा, ये भी बेसिक टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेट्स, फाइबर्स, पेरेनकाइमा, ये सारे हमारे पास टिश्यूज़ और सेल्स बताए गए हैं जिनके अंदर हमारे पास जिनकी प्रेजेंस की वजह से हमारे पास सीड के हार्ड पार्ट होते हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, वो हमें सिलेक्ट करना है। देखिए हमारे पास 3 बेसिक टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, सही है, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये 3 टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास प्लांट्स के अंदर 3 टाइप के। अब इसमें से हमारे पास जो स्क्लेरेनकाइमा है उसकी हमारे पास 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं स्क्लेरेट्स, दूसरे होते हैं फाइबर्स। तो हमारे पास जो स्क्लेरेट्स होते हैं और फाइबर्स होते हैं, इनमें से ये जो स्क्लेरेट्स होते हैं ना, स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स हैं उनमें से जो स्क्लेरेट्स होते हैं ये हमारे पास हार्ड पार्ट्स ऑफ द सीड्स बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, स्क्लेरेनकाइमा भी हम कह सकते हैं, बट क्योंकि उसमें भी स्पेसिफिक इन्होंने स्क्लेरेट लिख दिया है जो कि बहुत पर्टिकुलर इन्होंने बता दिया है स्क्लेरेट, तो हम सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे। बाकी स्क्लेरेनकाइमा अगर स्क्लेरेट नहीं होता तो हम स्क्लेरेनकाइमा ही सिलेक्ट करते, क्योंकि हमारे पास जो हार्ड पार्ट सीड का है वो स्क्लेरेनकाइमा के ही पर्टिकुलर टाइप के सेल हैं वो बनाते हैं जिनको स्क्लेरेट कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी होगा। फिर कह रहा है वायरस इज़ द लैटिन वर्ड मीनिंग। वायरस कह रहा है कि लैटिन वर्ड है जिसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है पॉइजन, ऑप्शन सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें क्या कह रहा है कि इन द हार्ट द थिक वॉल्ड चेम्बर्स आर लोकेटेड एट द। कह रहा है कि हार्ट के अंदर जो थिक वॉल्ड चेम्बर्स होते हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, हार्ट की अपेक्स में, लोअर साइड में, लेटरल साइड में, डॉर्सल साइड में, वेंट्रल साइड में। तो देखिए हमारे पास हार्ट की अगर स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल कॉनिकल होती है शेप में और बिल्कुल इस तरीके से होती है। तो हार्ट का ये वाला जो नीचे वाली जो बिल्कुल बॉटम में टिप होती है हार्ट की, इसको हम कहते हैं अपेक्स। और ये जो हमारे पास अपेक्स वाला पार्ट होता है ना, ये वाला बिल्कुल पार्ट जिसको मैंने यहाँ से दिखाया है सर्किल करके, तो ये वाला अपेक्स वाला जो पार्ट होता है ये टिप होती है जो कि लेफ़्ट के टूवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्टेड होती है, टूवर्ड द लेफ़्ट।
और यहाँ पे हमारे पास ऊपर वाले जो चेम्बर्स होते हैं उनको एट्रियास कहते हैं, नीचे वाले दो चेम्बर्स होते हैं उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो थिक वॉल्ड चेम्बर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। सीधी सी बात है, नीचे वाली हार्ट की साइड है वहाँ पे होते हैं। दोनों वेंट्रिकल्स का ही पूछ रहा है, थिक वॉल्ड चेम्बर्स तो वही होते हैं। पर उसी के अंदर हमारे पास जो ख़ास तौर पर हार्ट का जो अपेक्स वाला पार्ट होता है, जो कि ख़ास तौर पे हमारे पास बना हुआ होता है किससे, ये हमारे पास जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वही हार्ट का ये अपेक्स वाला हिस्सा बनाता है। और लेफ़्ट वेंट्रिकल हमें पता है थिकेस्ट चेम्बर जो होता है हार्ट का वो हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है, वही अपेक्स को बनाता है। उसका मतलब कि थिकेस्ट जो पार्ट है, चेम्बर है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, अपेक्स के ऊपर। तो अपेक्स करेक्ट आंसर बनना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक्सट्रीमली थिन अपेंडिजेस हेल्पिंग ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया। कह रहा है कॉन्जुगेशन के दौरान जो थिन अपेंडिजेस बैक्टीरिया में हेल्प करती हैं वो कौन सी होती हैं, वो होती हैं पिलाई, ऑप्शन ए। और फ्लैजिला जो होती हैं वो मोटिलिटी में हेल्प करती हैं। फिर कह रहा है कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड, जो प्लास्टिड कलरलेस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है जो कि कलरलेस होते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं उनका ग्रीन कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और दूसरे भी एक प्लास्टिड होते हैं जिनको क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, वो हमारे पास डिफरेंट कलर्स शो करते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मोड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन सच मैनर दैट द डिसेंडेंट्स डिफर फ्रॉम देयर एंसेस्टर अकॉर्डिंग टू। कह रहा है कि हमारे पास जो एवोल्यूशन है वो हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एग्जिस्टेंस है उसका जो मोड और फॉर्म है उसके अंदर आने वाली वो तब्दीली है, सही है, जिससे हमारे पास जो डिसेंडेंट्स होते हैं, सही है, वो अपने जो एंसेस्टर्स होते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। कह रहा है कि हमारे पास जो एंसेस्टर हैं उनसे डिसेंडेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके बिल्कुल फॉर्म और मोड ऑफ एग्जिस्टेंस में ट्रांसफॉर्मेशन आती है, उसी को एवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसने बताया था, तो ये बिल्कुल उस बुक में लिखा हुआ है, सीधी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये हमारे पास जो जिमरमैन नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ये थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यूट्रस opens to the vagina by a narrow opening bounded by muscular sphincter at its bottom known as। कह रहा है कि हमारे पास जो यूट्रस होता है, सही है, वो वेजाइना में ओपन होता है किसके थ्रू, एक नैरो ओपनिंग के थ्रू। तो उस नैरो ओपनिंग का नाम क्या होता है, देखिए हमारे पास जो यूट्रस होता है वो वेजाइना के अंदर एक नैरो ओपनिंग से ओपन होता है, उस ओपनिंग को कहा जाता है सर्विक्स। क्या कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास बी, सर्विक्स। उसके नंबर 49 के अंदर कह रहा है स्केलेटन ऑफ मेराइन शील्ड सार्कोडियंस गिव क्लूज टू द पॉसिबल डिपॉजिट ऑफ। कह रहा है कि हमारे पास जो सार्कोडियंस हैं, मेराइन शील्ड सार्कोडियंस, मतलब जो मेराइन शील्ड सार्कोडियंस हैं, इनका जो स्केलेटन होता है वो हमारे पास कौन सी चीज़ है इनमें से जिसके डिपॉजिट के बारे में क्लू देता है। तो ये हमारे पास जो क्लू देता है, मतलब कि जो मेराइन शील्ड सार्कोडियंस होते हैं वो हमारे पास पेट्रोलियम के डिपॉजिट के रिगार्डिंग क्लू देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। तो नंबर 50 के अंदर कह रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड कम्स आउट फ्रॉम द क्रेनियम थ्रू अ ओपनिंग नोन एज। कह रहा है कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो क्रेनियम से एक ओपनिंग के थ्रू आती है, उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है। देखिए हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक ओपनिंग के थ्रू क्रेनियम से आती है। क्रेनियम एक्चुअली क्या होता है, क्रेनियम हमारे पास ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, स्कल का ही पार्ट होता है, सही है। तो हमारे पास जो स्कल होता है, क्रेनियम होता है, उसका काम होता है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। तो हमारे पास ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं मेडुला। तो स्पाइनल कॉर्ड उसी के कंटिन्यूएशन के तौर पे स्टार्ट होती है। तो सीधी सी बात है, जब स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के मेडुला से बिल्कुल आगे स्टार्ट हो रही है तो उसको जिस केस के अंदर ब्रेन मौजूद है, जिसको हम कह रहे हैं क्रेनियम, उससे बाहर निकलना होगा। तो सीधी सी बात है, किसी ओपनिंग से निकलेगा तो उस ओपनिंग को कहा जाता है फोरामेन मैग्नम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कह रहा है हमारे पास एंडोसाइटोसिस विच इन्वॉल्व्स इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड। कह रहा है कि एंडोसाइटोसिस जिसमें सॉलिड मटेरियल की इंजेक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है। देखिए हमारे पास जो एंडोसाइटोसिस होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग के थ्रू चीज़ें अंदर इंजेस्ट होती हैं। तो इसमें जब सॉलिड मटेरियल की इंजेक्शन होती है तो ऐसे एंडोसाइटोसिस को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है, और जब लिक्विड की होती है तब उसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो इसका आंसर होगा बी, फेगोसाइटोसिस। फिर कह रहा है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट आर कॉल्ड। कह रहा है जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, सही है, उनको क्या कहा जाता है, इनको अल्जी कहा जाता है। ई ऑप्शन करेक्ट आंसर। उसके बाद कह रहा है व्हेन सबस्ट्रेट कंबाइन विद द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इट इंड्यूसेस अ कन्फर्मेशनल चेंज दैट एनेबल एंजाइम टू परफॉर्म। कह रहा है कि जैसे ही हमारे पास सबस्ट्रेट जो होता है, सही है, वो एंजाइम है, उसकी फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट कंबाइन होगा तो एंजाइम के अंदर क्या करेगा, एक चेंज इंड्यूस करेगा, जिससे हमारे पास एंजाइम क्या परफॉर्म कर पाएगा। जब वो ये चेंज इंड्यूस करता है, सही है, तो उसके बाद एंजाइम क्या परफॉर्म कर पाएगा,
वो हमें बताना है, हमें वो क्या परफॉर्म कर पाएगा, अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएगा। जैसे ही वो चेंज इंड्यूस करेगा फिर एंजाइम अपनी कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद कह रहा है मेंडल सिलेक्टेड फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मेंडल ने डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स थे वो कितने पेयर्स उनके चूज़ किए, मतलब डिफरेंट जो ट्रेड्स थी, कैरेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, उनमें से मेंडल ने कितने चूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में। तो इसने 7 कैरेक्टर्स को कंसीडर किया था, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर को। तो हमारे पास 7 इसका करेक्ट आंसर है 7, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 7 पेयर्स। उसके बाद पूछ रहा है पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस सेल का वही हिस्सा होगा जो कि हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद कह रहा है टाइडल वॉल्यूम ऑफ लंग एट रेस्ट आर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथ इज। नॉर्मल ब्रीथ के दौरान हमारे पास जो टाइडल वॉल्यूम, मतलब वो वॉल्यूम एयर का जो कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान, रेस्ट में हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के दौरान यूज़ करते हैं। मतलब जब हम इनहेल करते हैं तो हम जितना वॉल्यूम एयर का इनहेल कर रहे हैं, या जब हम एक्सहेल कर रहे हैं, एयर बाहर निकाल रहे हैं, तो जितना हम वॉल्यूम बाहर निकाल रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो कि नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान वो एयर का अमाउंट होता है जो हम अंदर लेते हैं और बाहर डालते हैं, और वो हमारे पास होता है 0.5 लीटर, मतलब हाफ लीटर होता है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद कह रहा है दे डिटेक्ट पेन एंड टिश्यू डैमेज। इनमें से कौन से रिसेप्टर्स होते हैं जो कि पेन और टिश्यू डैमेज को हमारे पास डिटेक्ट करते हैं। तो वो होते हैं नॉसी रिसेप्टर, जो कि हमारे पास ऑप्शन है डी, जो कि हमारे पास पेन को डिटेक्ट करते हैं। इनको दूसरे अल्फाज में पेन रिसेप्टर भी कहा जाता है। जबकि बेरो रिसेप्टर प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। केमो रिसेप्टर इनके अराउंड जो फ्लूइड होती है उसके अंदर केमिकल चेंजेस होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। जबकि हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं, और मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, या मोशन अंडर ग्रेविटी को, या मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद है फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। जो हमारे पास सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस होती है, सही है, उसके अंदर हमें फिनोटाइपिक रेशियो कितना मिलता है, तो वो हमें मिलता है 3:1। कितना मिलता है? 3:1। अब इसका करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद कह रहा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर एवोल्यूशन इज नोन एज। कह रहा है कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है ब्रीडिंग में, वो हमें एविडेंस प्रोवाइड करती है फॉर एवोल्यूशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? मतलब कह रहा है कि हमारे पास जो ब्रीडिंग के अंदर आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है, मतलब जब ब्रीडिंग करवाई जाती है तो आर्टिफिशियली ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया जाता है ताकि डिज़ायर्ड ट्रेट्स हमें मिल पाएँ। तो ये हमारे पास जो चीज़ है आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये हमें एवोल्यूशन के लिए जो एविडेंस प्रोवाइड करती है उसको क्या कहा जाता है? उसको हमारे पास कहा जाता है डोमेस्टिकेशन। मतलब डोमेस्टिकेशन का ही ये जिक्र कर रहा है। मतलब डोमेस्टिकेशन हम किससे कहते हैं कि हमारे पास जो एवोल्यूशन है उसके लिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन एज ए एविडेंस यूज़ हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर हमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइलोज कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच्ड चेन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज विथ यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय विच लिंकेज। कह रहा है कि हमारे पास जो अमाइलोज होता है, अमाइलोज एक्चुअली स्टार्च का फॉर्म होता है। स्टार्च क्या होता है? बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट से मिलने से आपस में बनता है। तो स्टार्च के 2 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है बिल्कुल अनब्रांच चेन वाला फॉर्म जिसको अमाइलोज कहते हैं, दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन जो कि हमारे पास ब्रांच फॉर्म होता है, मतलब उसके अंदर ब्रांचेज होती हैं। जबकि ये बिल्कुल सीधी सी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है अमाइलोज की। तो ये जो अनब्रांच चेन होती है अमाइलोज की, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, तो उसमें उस ग्लूकोज के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, वो हमें बताना है। मतलब कि कौन कौन से कार्बन के बीच में होता है, तो उस लिहाज से हमें पूछ रहा है कि वो कौन सा बॉन्ड होता है। तो वो हमारे पास होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ऑप्शन नंबर सी। मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लूकोज के बीच में जो लिंकेज होती है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। और कौन से कार्बन के बीच में होगी 2 ग्लूकोज के? वो 1 और 4 के बीच में होगी। तो अनब्रांच चेन जो होती है हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की, अमाइलोज, उसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन of coastline from storm, shelter for marine organism and helps in carbon and nitrogen fixing। कह रहा है कि हमारे पास जो इनमें से वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे पास कोस्ट लाइन जो होती है, समंदर के किनारे होते हैं, कोस्ट लाइन होती है, उनको स्टॉर्म से बचाता है, और जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको शेल्टर देता है, हिफाजत देता है, और असिस्ट करता है हमारे पास किसमें? कार्बन और नाइट्रोजन फिक्सिंग में। तो वो होता है हमारे पास। इन सब ऑप्शन को जब आप देखेंगे, अगर आपको सारे सबके कैरेक्टर्स मालूम होंगे तो आप बता देंगे आराम से कि इसका करेक्ट आंसर होगा कोरल रीफ, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है ईच एंजाइम हैज़ द डिम्पल आर ग्रूव एट अ स्पेसिफिक साइट विच इज़ कॉल्ड एज। हर एंजाइम के अंदर जब आप देखेंगे एक ग्रूव होगा
जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, तो ये बिल्कुल एक ग्रूव है जिसमें सबस्ट्रेट आके फिट होता है, उसको एक्टिव साइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद कह रहा है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। अब देखिए हमारे पास जो लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस के दोनों होते कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो उसमें जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन होती है, थाइलेक्वाइड वाला पार्ट होता है, उसके अंदर लाइट रिएक्शंस होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ई ऑप्शन। जबकि आप डार्क रिएक्शन का भी याद रख लें, वो होते हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर। उसके बाद हमारे पास 64 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द वेकेटेड वेसिकुलर फॉलिकल फॉर्म्स अ फैटी येलो स्ट्रक्चर ऑन ओवरी विच इज़ कॉल्ड एज। कह रहा है कि हमारे पास जो हमारे पास फॉलिकल होता है, वेसिकुलर फॉलिकल, वो हमारे पास एक फैटी येलो स्ट्रक्चर बनाता है, उसको क्या कहा जाता है। देखिए हमारे पास होता क्या है, एक फॉलिकल होता है जिसको हम कहते हैं सबसे पहले वेसिकुलर फॉलिकल, फिर मैच्योर होकर ग्रेफिन फॉलिकल बनता है, फिर वो रप्चर होता है। जैसे यहाँ पे वेकेटेड बोल रहा है, मतलब रप्चर हो चुका है। तो जब फॉलिकल रप्चर हो जाता है, तो उस फॉलिकल रप्चर होने से क्या होता है कि हमारे पास एक रिलीज़ होता है, ओवम रिलीज़ होता है, और हमारे पास वो जो फॉलिकल होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक येलो बॉडी में, जिसको कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 के अंदर कह रहा है कि अकाइटिना फ्यूलिका इज़ एन अफ्रीकन जियॉन्ट स्नेल दैट इज़ डेंजरस। कह रहा है कि हमारे पास ये सारी चीज़ें, इनमें से किसके लिए ये डेंजरस है, अकाइटिना फ्यूलिका। तो ये हमारे पास एक्चुअली एग्रीकल्चरल पेस्ट होता है। ये डेंजरस क्या होता है, एग्रीकल्चरल पेस्ट होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक एग्रीकल्चरल पेस्ट होता है जो कि एग्रीकल्चर्स को नुकसान देता है, एग्रीकल्चर मतलब क्रॉप्स वगैरह होते हैं उनको। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हमें कह रहा है कि द एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, ये बहुत फेमस एंजाइम है, सबको आता ही होगा। डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है रुबिस्को। 67 नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज बिटवीन द जॉइंट्स। कह रहा है कि हमारे पास जो जॉइंट्स के दरमियान क्या होता है, आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज, मतलब दो जॉइंट्स के अंदर जो दो बोन्स हैं उनको जो मिलाता है कार्टिलेज उनके बीच में होता है, उसको आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कहा जाता है। कह रहा है कि वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। अब वो बिल्कुल डीनेचर हो जाता है बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। तो इस डिज़ीज़ को हमारे पास क्या कहा जाता है, कौन सी डिज़ीज़ में ये होता है। अब देखिए हमारे पास जो डिस्क स्लिप है, उसके अंदर डिस्क स्लिप होती है जो वर्टिब्रा के बीच में होती है, वो वाली जो कार्टिलेजियस डिस्क होती है उसकी स्लिप को कहते हैं। रिकेट्स के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन सॉफ्ट हो जाते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो वर्टिब्रा होते हैं नेक वाले, उनके बीच में स्पेस नैरो हो जाती है। उसके बाद ये जो शियाटिका हमारे पास है, इसमें नर्व डैमेज की वजह से पेन होता है लिम्स के अंदर। तो इसका करेक्ट, और जो डी ऑप्शन है जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है एर्थराइटिस। मतलब एर्थराइटिस वो डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होता है बिटवीन द बोन्स इन द जॉइंट, वो हमारे पास कैल्शियम की डिपोजिशन की वजह से हार्ड हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि कैल्शियम उसको हार्ड कर देगी, वैसे कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इन ईच आरबीसी। हर आरबीसी के अंदर कितने हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो होते हैं हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 280 मिलियन। मतलब हर आरबीसी के अंदर 280 मिलियन हमारे पास हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, और हर हमारे पास जो हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 4 ऑक्सीजन को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये आज की हमारी वीडियो थी, इसमें हमने डिटेल में पूरा डिस्कस किया, आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर की। तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।